अच्छा भाई, दूसरा सिनेरियो मेरे बच्चों, दूसरा सिनेरियो, दो सिनेरियो पढ़ते हुए नमाज का ब्रेक ले लेते हैं, सही है? हम इसको आगे 710 कंप्लीट करते हुए नमाज का ब्रेक ले लेते हैं। दूसरा सिनेरियो, मिस स्टेटमेंट, क्या हो रहा है यार? दूसरा सिनेरियो, मिस स्टेटमेंट इन द प्रायर पीरियड एफएस एंड द अनमॉडिफाइड ओपिनियन इन द प्रायर पीरियड, सही है? पिछले साल आपने अनमॉडिफाइड ओपिनियन दिया था, पिछले साल अनमॉडिफाइड ओपिनियन था, लेकिन जब आप ऑडिट करने आए तो आपको पता चला कि भाई ये जो मिस स्टेटमेंट है ये तो पिछले साल से पर्टेन करती है, ये जो मिस स्टेटमेंट है ये तो पिछले साल से पर्टेन करती है। यार एक सेकंड, हमाद साहब, नॉट रेलिवेंट के केस में आइजा ने शेल का वर्ड लिखा है पैरा 1, सर काइंडली देख ले। यार मैं बहुत सालों से पढ़ा रहा हूं मेरे भाई, सही है? मेन पैराग्राफ में शेल का वर्ड लिखा हुआ होगा, अपेंडिक्स जो एप्लीकेशन पैराग्राफ है वहां पे मे का वर्ड लिखा हुआ है, सही है? तो उसको देख ले मेरे भाई। ठीक हो गया मेरे भाई, आगे बढ़े। चले जी, आ जाए। तो बेफिक्र है, गलत नहीं पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह यार, सही पढ़ाऊंगा, इस चीज के बिल्कुल बेफिक्र है। मिस स्टेटमेंट इन द प्रायर पीरियड एफएस एंड अनमॉडिफाइड ओपिनियन इन द प्रायर पीरियड, ठीक है? अगर पिछले साल एक अगर आप इस साल ऑडिट कर रहे हैं और आपको पिछले साल से कोई मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई हो गई, लेकिन उस पे तो सर पिछले साल की मिस स्टेटमेंट तो यहां भी थी, लेकिन सर यहां पे तो मॉडिफाइड ओपिनियन था ना, यहां पे मॉडिफाइड ओपिनियन नहीं था, बल्कि यहां पे क्या था, यहां पे अनमॉडिफाइड ओपिनियन था। अगर ऐसा है, अगर मिस स्टेटमेंट पिछले साल की है, सही है, इस साल पता चली और पिछले साल अनमॉडिफाइड ओपिनियन है, आयजा कहता है अगर करस्पॉन्डिंग फिगर हैव नॉट बीन प्रॉपर्ली रिस्टेटेड, क्या मतलब इसका? जल्दी से बता दो, पहले समझाया क्या मतलब इसका? आइए से, सही है, मतलब रीस्टेटमेंट होगी भाई। मैनेजमेंट क्या मैं इस साल रिकॉर्ड कर लेती हूँ, नहीं बेटा इस साल रिकॉर्ड करोगी तब भी क्वालिफाई होगा। अच्छा, अगर रीस्टेट कर देती है सही, अगर रीस्टेट नहीं करती, सुनिएगा, मिस स्टेटमेंट पिछले साल की है और अगर मैनेजमेंट रीस्टेट नहीं करती, आपकी क्वालिफाइड ओपिनियन कौन से साल पे जाएगी? जल्दी सिर्फ 2022 पे ही जाएगी, लेकिन बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन पे आप 2022 का तस्करा भी कर सकते हैं और 2021 का भी तस्करा कर सकते हैं, सही है? मैं एक बड़ी जबरदस्त एग्जांपल बच्चों को देता रहता हूं कि ये पीआईए के अकाउंट्स हैं, पीआईए के अकाउंट्स हैं, ये 2013 में पीडब्ल्यूसी और डिलॉयट पीआईए का जॉइंट ऑडिटर था, 2014 में पीडब्ल्यूसी और केपीएमजी, पीडब्ल्यूसी और केपीएमजी ऑडिट आया और पीडब्ल्यूसी केपीएमजी का ये फर्स्ट ईयर था, केपीएमजी का फर्स्ट ईयर था प्यारे बच्चों, और केपीएमजी ने, आप देख रहे हैं, ये रीस्टेटमेंट करवाई थी, ये बिलियंस ऑफ रुपीस की मिस स्टेटमेंट्स ने करवाई थी, करेक्शन से रिलेटेड, सारी चीजों से रिलेटेड बिलियंस ऑफ की, ठीक है? और यहाँ पे ऑडिटर ने पिछले साल एक मटेरियल मिस स्टेटमेंट शामिल थी, चूंकि मैनेजमेंट ने इसको रीस्टेट कर दिया, तो ऑडिटर ने प्यारे बच्चों कौन सा ओपिनियन दिया? ऑडिटर ने अनमॉडिफाइड ओपिनियन ही दिया। अच्छा, अलीशा का एक बहुत जबरदस्त सवाल है, मैं आपके सामने वो सवाल पेश कर देता हूं। अच्छा सवाल है। 2021 का आपने ऑडिट करा, किसने ऑडिट करा? हम एक ही फर्म का नाम रखते हैं, लेट से पीडब्ल्यूसी ऑडिट किया, सही है? और पीडब्ल्यूसी ने कौन सी ओपिनियन दी? अनमॉडिफाइड ओपिनियन दी, ठीक है? 2022 में कौन आ गया? केपीएमजी आ गया। जब केपीएमजी आया तो केपीएमजी ने कहा भाई कि 2021 में इस वाले फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक मटेरियल मिस स्टेटमेंट मौजूद है। डन हो गया? कुछ ज्यादा सवाल क्लियर है? मुझे बताएं, व्हाट शुड बी द कोर्स ऑफ एक्शन?
केपीएमजी पीआईए की मैनेजमेंट को कहेगा कि भाई रीस्टेट करें। अगर मैनेजमेंट रीस्टेट कर देती है, आप रीस्टेटमेंट के ऊपर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म कर लें, और अगर वो रीस्टेट नहीं करती तो आप क्वालिफाइड या एडवर्स ओपिनियन देते। क्या यहां तक बात समझ आती है बच्चों? ये हमेशा याद रखिएगा, ये हमेशा याद रखिएगा। व्हाट शुड बी द कोर्स ऑफ एक्शन, व्हाट शुड बी द कोर्स ऑफ एक्शन फॉर पीडब्ल्यूसी है? व्हाट शुड बी द कोर्स ऑफ एक्शन फॉर पीडब्ल्यूसी? अगर सवाल में आ जाए कि पीडब्ल्यूसी का कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा तो आईजा 560 अप्लाई हो जाएगा, और अगर सवाल में आ जाए कि केपीएमजी का कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा तो आईजा 710 अप्लाई हो जाएगा। तो सवाल की रिक्वायरमेंट और सवाल करनी से पढ़ना है मेरे बच्चों। माशाल्लाह जबरदस्त। अलीशा क्लियर है आप बेटा? चलो जी, जबरदस्त जबरदस्त। अब्दुल बासित कह रहे हैं पीडब्ल्यूसी ने तो छोड़ दिया ना, देन व्हाई पीडब्ल्यूसी? व्हाई पीडब्ल्यूसी इसलिए प्यारा बच्चा, बिकॉज पीडब्ल्यूसी के ऊपर आईजा 560 अप्लाई होगा, और आईजा 560 कहता है व्हेन द फैक्ट्स बिकम नोन टू द ऑडिटर आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। तो ये एक ऐसी चीज है कि आप ये ना समझेगा कि आपने रिपोर्ट साइन कर दी और आप अगले साल ऑडिटर नहीं रहे तो आईजा आपकी जान छोड़ देगा। आईजा आपकी बिल्कुल जान नहीं छोड़ेगा। आपके नाम से पीडब्ल्यूसी के ब्रांड से अभी तक एक मार्केट में रिपोर्ट जारी जो कि गलत है, तो आईजा 560 आपको नहीं छोड़ेगा। तीसरा सिनेरियो प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट नॉट ऑडिटेड। ये सबसे आसान है, ये सबसे आसान है कि अगर पिछले साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट ही नहीं हुआ तो हम अदर मैटर पैराग्राफ में क्या लिखते हैं? पिछले साल का करस्पॉन्डिंग फिगर्स, क्या वर्ड लिख रहे होते हैं? तो ये तीसरी एक्सेप्शन है जहां पे करस्पॉन्डिंग फिगर का तस्करा मेरी रिपोर्ट में आ रहा होगा। ये सबसे आसान है, ये सबसे आसान है पैराग्राफ। क्लियर है हम सारे यहां पे? KPMG सिकंदर हुसैन साहब, KPMG will never request to PwC. KPMG will never request to PwC. KPMG does not have the authority to communicate with PwC. The KPMG will request the management. The management will communicate or discuss with the PwC. अगर आपने पीडब्ल्यूसी से रिक्वेस्ट कर ली तो इसका मतलब है आपने कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच कर ली। पिछले साल एक मिस स्टेटमेंट है, अभी तक ऑडिट अकाउंट्स नहीं हुए और आपने कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच कर ली। अगर दोनों साल पीडब्ल्यूसी है तो 560 अप्लाई होगा। सुन ले मेरी बात, चले आ जाए, क्या याद करेंगे? सुने मेरी बात, ये क्लियर है? 560 सामने दिख रहा है? क्यों? एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिस स्टेटमेंट आ रही है, आपने पीडब्ल्यूसी को कैसे बता दी? एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिस स्टेटमेंट आ रही है, आपने पिछले साल के ऑडिटर को कैसे बता दी? क्या वो इस साल ऑडिटर है? तो आपने कैसे बता दी? तो आपने तो कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच कर दी। सही है जी? सुने मेरी बात, ये कौन सा ऑब्जेक्टिव है मेरे बच्चों? ये कौन सा ऑब्जेक्टिव है? ये कौन सा ऑब्जेक्टिव है? 3। ये कहां से लेके कहां तक है? ये बैलेंस शीट डेट से लेके डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट तक है। ये डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट से लेके एफएस इश्यू तक है, और ये आफ्टर एफएस इश्यू है। अगर आफ्टर एफएस इश्यू वाला मसला हो जाए तो समझ आ रहा है पीडब्ल्यूसी क्या करेगा? डिस्कस द मैटर विद द मैनेजमेंट, डिटरमाइन वेदर एफएस नीड्स अमेंडमेंट। आप क्या सवाल पूछ रहे हैं कि अगर पिछले साल का ऑडिटर भी पीडब्ल्यूसी था और इस साल का ऑडिटर भी पीडब्ल्यूसी है तो ये 3 काम करेगी?
हाउ मैनेजमेंट इंटेंड टू एड्रेस द मैटर। मैनेजमेंट अमेंड करती है एफएस को। द ऑडिटर शैल इंक्लूड द न्यू ऑडिटर्स रिपोर्ट, याद आ रहा है? ये जो न्यू ऑडिट रिपोर्ट इश्यू की जाएगी, इसके ऊपर जो ओपिनियन होगा वो 710 से डील करता है। क्लियर हम सारे यहां तक? चले जी, नमाज का ब्रेक, और नमाज के बाद फिर हमने इंशाल्लाह क्या देखना है, आइजा 710 कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फिर 15 से 20 मिनट लगाने, हमने 15 से 20 मिनट लगाने किन सीरीज के ऊपर, हमने 800, 805, 810, इसके ऊपर थोड़ा सा टाइम लगाना है और फिर इंशाल्लाह पास पेपर्स करनी। डन हो गया बच्चों? और पास सारी मेहनत हमारी जाया हो जाएगी अगर पास पेपर नहीं देखेंगे तो। मेरे बच्चों, मैंने आपसे कहा ना मंडे से बैठेंगे तो 600, 540 ड्यू डिलिजेंस जो आपने बोलोगे करवा दूंगा, बस। परेशान ना होगा ना यार। 15 मिनट का ब्रेक है, सही है? चले जी, अब ब्रेक ले लें, उसके बाद बैठते हैं ताकि बाकी भी देख लें। चले बच्चों, आ जाए। देखें, एक चीज समझने की कोशिश करिएगा। एक अच्छी टेक्निक बता रहा हूं, ये सुन ले मेरी बात। इस पूरी चीज को मैं समराइज कर रहा हूं, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। आवाज क्लियर आ रही है? स्क्रीन दिख रही है? चले देखें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है। आइजा 710, इसका एक मैटर है करस्पॉन्डिंग फिगर, सही है? करस्पॉन्डिंग फिगर का रूल ऑफ थंब क्या है? जल्दी से बता दें। ओपिनियन ऑन करंट, ये रूल ऑफ थंब है, सही है? अच्छा, फिर कुछ एक्सेप्शंस है। फिर मेरे प्यारे बच्चों कुछ एक्सेप्शंस हैं। क्या वो एक्सेप्शंस इस रूल ऑफ थंब की है? क्या वो एक्सेप्शन इस रूल ऑफ थंब की है? नहीं, इस रूल ऑफ थंब की नहीं है, सही है? अच्छा, एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन यह है कि क्या मैं अपनी ऑडिट रिपोर्ट में, ऑडिट रिपोर्ट का मतलब सब कुछ आ गया इसमें, क्या मैं अपनी ऑडिट रिपोर्ट में करस्पॉन्डिंग फिगर का तस्करा कर सकता हूं? ये एक्सेप्शन, सही है? ये एक्सेप्शन है। 3 ही एक्सेप्शन है, सही है? पैराग्राफ 11, पैराग्राफ 12 और पैराग्राफ 14, सही है? और तीनों एक्सेप्शन में एक चीज कॉमन है। प्यारे बच्चों, क्या कॉमन है? जल्दी से बता दें, क्या कॉमन है? लॉजिकल सेंस ये कहती है, आपकी लॉजिक सेंस ये कहती है कि जी आप पिछले साल, जब आपसे बात ये कर रहा है कि पिछले साल की ओपिनियन, पिछले साल का मैटर, तो इसका मतलब ये है कि यार जो एक्सेप्शन भी डिस्कस की होंगी उसमें एक चीज कॉमन होगी, क्या? वो पिछले साल से पर्टेन करता होगा, सही है? अब यहां पे वो कंप्लीट कैसे करता है? प्रायर मॉडिफाइड ओपिनियन। यहां पे वो सेंटेंस कैसे कंप्लीट करता है? प्रायर अनमॉडिफाइड ओपिनियन, लेकिन मटीरियल मिस स्टेटमेंट इन प्रायर पीरियड। और यहां पे वो क्या कहता है? प्रायर पीरियड ऑडिटेड बाय अनदर ऑडिटर, सही है? इस सिनेरियो में कभी भी ये नहीं आएगा कि इस साल मिस स्टेटमेंट,
ऐसा आएगा कि इस साल मिस स्टेटमेंट है। अबे अगर इस साल मिस स्टेटमेंट तो पिछले साल को क्यों क्वालिफाई करना है भाई? अगर इस साल मिस स्टेटमेंट है तो पिछले साल को क्यों जिक्र करना है? तो पिछले साल का वर्ड होना जरूरी है, पिछले साल का वर्ड होना जरूरी है, पिछले साल का वर्ड होना जरूरी। क्या यहां तक बात समझ आती है मेरे बच्चों? जबरदस्त जबरदस्त माशाल्लाह जबरदस्त। अच्छा, आइजा 710 कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सही है, आइजा 710। अब ये क्या है भाई? ये क्या है? कंपैरेटिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन वेयर अमाउंट्स एंड अदर डिस्क्लोजर फॉर द प्रायर पीरियड आर इंक्लूडेड irrespective whether they are relevant or not, irrespective whether they are relevant or not, are included for the comparison with the financial statement of the current period, but if audited are referred to in the auditor's opinion. If audited by the same auditor, अगर आप 2022 में, अगर 2021 में पीडब्ल्यूसी ने ऑडिट किया है और 2022 में केपीएमजी ने ऑडिट किया है, और अगर कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट है तो 21 की सारी चीजें 22 में आ रही होंगी, बट चूंकि कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, केपीएमजी ओपिनियन किसके ऊपर देगा? जल्दी से बता दें, केपीएमजी ओपिनियन किसके ऊपर देगा? 22 के ऊपर ओपिनियन देगा। प्यारे, तो कंपैरेटिव एफएस का, सुनिएगा मेरी बात को, कंपैरेटिव एफएस का रूल ऑफ थंब क्या है मेरे बच्चों? कंपैरेटिव एफएस का रूल ऑफ थंब क्या है? जल्दी से बता दें। कंपैरेटिव एफएस का रूल ऑफ थंब है करंट प्लस प्रायर पीरियड ओपिनियन। लेकिन अब क्या है? अब क्या इसकी कुछ, जल्दी इसकी कुछ एक्सेप्शन है, और ये एक्सेप्शन डायरेक्टली किसको हिट करेगा? यहां पे एक्सेप्शन डायरेक्टली किसको हिट करेगा मेरे प्यारे बच्चों? यहां पे एक्सेप्शन डायरेक्टली किसको हिट करेगा? रूल ऑफ थंब को हिट करेगा। यहां पे एक्सेप्शन डायरेक्टली आपके रूल ऑफ थंब को हिट करेगा। व्हाट इज द रूल ऑफ थंब? कि जी करंट प्लस प्रायर पीरियड ओपिनियन प्रोवाइडेड दैट कि इन तीनों में से कोई कंडीशन नहीं हो। अगर इन तीनों में से कोई एक कंडीशन भी आ गई, आप पिछले साल के ऊपर ओपिनियन नहीं देंगे प्यारे बच्चों। तला साहब क्या हो गया? मुंह क्यों खुल गया यार? यार वॉइस ठीक नहीं आ रही बच्चों। बिल्कुल ठीक आ रही है बच्चों, ना करें ऐसा यार, इन चीजों में ना तंग करें बच्चों। अच्छा जी, तो पहली एक्सेप्शन मेरे बच्चों, पहली जी जैनबा साहब बिल्कुल 22 और 21 दोनों पे देंगे, लेकिन अगर एक्सेप्शन में फॉल कर गया तो सिर्फ 22 पे ओपिनियन देंगे, 21 पे नहीं देंगे। अब डिस्कस कर ले मेरे बच्चों। पहली एक्सेप्शन, अगर पिछले साल का ऑडिट किसी और ऑडिटर ने किया है, अगर पिछले साल का ऑडिट किसी और ऑडिट ने किया है, या पिछले साल का ऑडिट ही नहीं हुआ, समझ आती है बात? या तो पिछले साल का ऑडिट जब हुआ ही नहीं है, जब मैनेजमेंट ने आपसे पिछले साल का ऑडिट ही नहीं करवाया है, जब मैनेजमेंट ने पिछले साल का ऑडिट किसी से भी नहीं करवाया है, क्या आप 2021 में भी ओपिनियन देंगे? या पिछले साल का ऑडिट अगर केपीएमजी, अगर पिछले साल का ऑडिट पीडब्ल्यूसी ने किया है 2021 का, आप केपीएमजी को अपॉइंट किया गया 2022 में, आपने 2021 का अगर ऑडिट ही नहीं किया, भले मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपैरेटिव एफएस के बेसिस बनाया, क्या आप 21 में भी ओपिनियन देंगे? ये दो बातें समझ आती हैं? ये एक्सेप्शन समझ आती है? ये सेकंड काट रहा हूं मैं, पहली एक्सेप्शन, दूसरी एक्सेप्शन, क्लियर है? पहली एक्सेप्शन का एक और फर्दर सिनेरियो, इसको मैं 1A का नाम देता हूं। पहली एक्सेप्शन का एक 1A क्या है? मटीरियल मिस स्टेटमेंट इन द प्रायर पीरियड एफएस and unqualified opinion by the another auditor, and unqualified opinion by the another auditor, मतलब सिनेरियो तो यही हो गया ना? क्या मतलब? प्रायर पीरियड एफएस ऑडिटेड बाय द प्रीवियस, अब इसको यूं समझे, प्रायर पीरियड एफएस ऑडिटेड बाय द प्रीवियस ऑडिटर और अनदर ऑडिटर, बट मटीरियल मिस स्टेटमेंट एग्जिस्ट, बट एन अनमॉडिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस्ड बाय द प्रीवियस ऑडिटर। ये बात समझ आती है? 1 का छोटा भाई है, 1A है ये। अच्छा, तो communicate misstatement to those charged with governance. Those charged with governance communicate this scenario to PwC and request the PwC to
reissue the audit report, and those charged with governance will amend the financial statement. अगर पेपर में सवाल आ जाए कि बेटा आप PwC हैं, तो आपका आंसर आएगा 710 से नहीं होगा, आपका आंसर मेरे बच्चों, मेरा प्यारा बच्चा, जबरदस्त जबरदस्त 650 है, 650 जान से 650 तो कोई ऐसा ही नहीं है भाई, 560 अगर सवाल। लेकिन अगर सवाल में आप KPMG हैं, अगर सवाल में आप KPMG है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपने कम्युनिकेट किया, if FSR amended and revised report issued by the previous auditor, report only on current figures, आपसे 20 साल के ऊपर ही ओपिनियन देंगे। If not issued by the previous auditor, if not issued by the previous auditor, but management make adjustment, क्या adjustment का मतलब? Adjustment का मतलब? जबरदस्त मेरा बच्चा, जबरदस्त। तो मेरी बात सुनिएगा, तो आप अदर मैटर पैराग्राफ डालेंगे, आप ये वाला काम कब करेंगे, आप ये वाला काम कब करेंगे, मेरी बात सुनिएगा। 2021 PwC, 2022 KPMG, ठीक है। 2021 पे PwC ने अनमॉडिफाइड ओपिनियन दिया, KPMG जब 2022 ऑडिट करने आया तो आइजा 510 के हिसाब से उसने ओपनिंग बैलेंस के ऊपर सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लिया। जब उसने ओपनिंग बैलेंस के ऊपर सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लिया तो उसको एक मटेरियल मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई हुई, किस साल से? 2021 से। उसको एक मटेरियल मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई होगी बच्चों। जहां उसको मटेरियल मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई हुई तो उसने देखा PwC ने अनमॉडिफाइड ओपिनियन दी है, ठीक है। जहां PwC ने अनमॉडिफाइड ओपिनियन दी है, फौरन से KPMG ने क्या करा, फौरन से KPMG ने दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस को कम्युनिकेट किया। दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस ने क्या करा, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस PwC के पास भागी और उनसे कहा कि मैं 2021 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अमेंड करने जा रही हूं और आपसे गुजारिश है कि आप उसके ऊपर ऑडिट रिपोर्ट वापस से रीइश्यू कर दें, क्योंकि ये जो मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं ये कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। 21 एग्जैक्टली 2022 में कॉपी होगा और 21 गलत है तो आप FS अमेंड कर दें, 21 सही हो जाएगा, उसके ऊपर रिपोर्ट इश्यू कर दें, तो मैं फौरन से उसको 22 में लेके आ जाऊंगा। अगर फॉर एग्जांपल PwC कहता है कि नहीं भाई मैं तो ऑडिट रिपोर्ट वापस से रीइश्यू नहीं कर रहा, मैं तो ऑडिट रिपोर्ट वापस से रीइश्यू नहीं कर रहा हूं, मेरे हिसाब से तो लेट्स से मिस स्टेटमेंट भी नहीं, ठीक है, मैं तो ऑडिट रिपोर्ट वापस से रीइश्यू नहीं कर रहा, तो फिर दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस क्या करेगी, फिर दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस एडजस्टमेंट करेगी। कहां एडजस्टमेंट करेगी, जल्दी से बता दे कहां एडजस्टमेंट करेगी। दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस 2021 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एडजस्ट करेगी। अगर दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस या मैनेजमेंट 2021 को एडजस्ट करती है और KPMG से गुजारिश करती है कि आप इसका ऑडिट कर लें, है जी, आप इसका ऑडिट कर लें, आप इस किसका ऑडिट है जी, किसका ऑडिट, बिल्कुल एडजस्टमेंट का 2021 का नहीं, 2021 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का नहीं, सिर्फ इस एडजस्टमेंट का आप ऑडिट कर लें, सिर्फ इस एडजस्टमेंट के ऊपर रिव्यू कर लें, सिर्फ इस एडजस्टमेंट के ऊपर एग्रीड अपॉन प्रोसीजर कर लें। ये सोचने का सवाल आ सकता है, सही है, आप सिर्फ ये काम कर लें। अच्छा व्हाट इफ तभी डिस्कस कर लेंगे, बिलाल साहब अभी तो कंप्लीट करने दें, फिर व्हाट इफ वाले भी आपके भी डिस्कस कर लेंगे, सही है। सिर्फ उस एडजस्टमेंट के ऊपर कर लें, बिकॉज समझे ना मेरे FS कंपैरेटिव FS है, एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट होना चाहिए। तो जब 2021 में एक चीज आई नहीं रही होगी तो आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे गुजारिश है कि आपको ये काम कर लें। अगर KPMG इसके ऊपर एग्री कर जाता है, प्यारे बच्चों मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा, ये जो एडजस्टमेंट के ऊपर ऑडिट करने जा रहा है ये आइजा 805 के हिसाब से करेगा, ये आइजा 805 के हिसाब से करेगा, स्पेसिफिक एलिमेंट ऑफ द FS, सही है। या अगर एग्रीड अपॉन प्रोसीजर करने जा रहा है तो ISRS 4400 के हिसाब से करेगा, ठीक है, कोई ओपिनियन नहीं देगा। लेकिन मसला ये है कि जब ये ऑडिट कर रहा है या रिव्यू कर रहा है तो इसका मतलब है किसी किस्म का कोई ओपिनियन या कंक्लूजन दे रहा है, किस चीज के ऊपर, लास्ट ईयर के एक आइटम के ऊपर, लास्ट ईयर के एक बैलेंस शीट का आइटम, लास्ट ईयर के एक आइटम के ऊपर। चूंकि KPMG, तो मसला ये है कि ये FS कौन से कहलाते हैं, ये FS कौन से कहलाते हैं मेरे बच्चों,
2021 और 2022, सही है। तो कंपैरेटिव एफएस का रूल ऑफ थंब क्या है? कंपैरेटिव एफएस का रूल ऑफ थंब क्या है, मुझे जल्दी से बता दें। कंपैरेटिव एफएस का रूल ऑफ थंब क्या है? कंपैरेटिव एफएस का रूल ऑफ थंब ये होता है कि 22 और 21 दोनों पे ओपिनियन दी जाएगी। लेकिन क्या केपीएमजी 22 पे ओपिनियन देगा? हाँ जी देगा। क्या 21 पे ओपिनियन दे रहा होगा? 21 पे ओपिनियन नहीं दे रहा होगा। क्या 21 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्या 21 के ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आफ्टर एडजस्टमेंट मैच कर रहे होंगे? क्या 2021 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटेड और एडजस्टमेंट आपस में मैच कर रहे होंगे? सर ये मैच नहीं कर रहे होंगे। अगर ये मैच नहीं कर रहे होंगे तो शेयर होल्डर क्या समझेगा? शेयर होल्डर समझेगा कि केपीएमजी ने पूरे 2021 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट किया है, तभी तो इसने ये एडजस्टमेंट करी है, तभी तो ये इसने एडजस्टमेंट निकाली। इसका मतलब है कि इसने 21 के ऊपर भी ओपिनियन दिया है। क्या वो 21 के ऊपर ओपिनियन दे सकता है? बस इस चीज को क्लैरिफाई करने के लिए ये एक ऐसा मैटर है जो मेरी रिपोर्ट से पर्टेन करता है, जो मेरी ओपिनियन से पर्टेन करता है, जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पर्टेन करता है। कहां पर आएगा? अदर मैटर पैराग्राफ में आएगा। तो अदर मैटर पैराग्राफ में क्लैरिफाई करूंगा कि मैंने रिव्यू लाजमी किया है इस अमेंडमेंट को, लेकिन मैं ओपिनियन 2021 के एफएस पे नहीं दे रहा हूं। एहतिशाम साहब ये क्लियर है? अगर मैच में एडजस्ट नहीं करते तो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। अली साहब मैं उस पर भी आ जाता हूं, बड़ा लॉजिकल आऊंगा। ये क्लियर है मेरे बच्चों? यहां पे क्लियर है? तो दो ही एक्सेप्शन है। फर्स्ट एक्सेप्शन पिछले साल का ऑडिट किसी और ने किया है या पिछले साल का ऑडिट हुआ ही नहीं है। और इस पहली एक्सेप्शन का छोटा भाई क्या अगर पिछले साल का ऑडिट किसी और ने किया है और उसने अनमॉडिफाइड ओपिनियन दी है, लेकिन वो किसी और ऑडिट, लेकिन मटेरियल मिस्टेक्स में लास्ट ईयर एग्जिस्ट करती है, तो ये सिनेरियो होगा। बच्चों यहां तक क्लियर है? तो मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ूं। अच्छा ये दोनों सिनेरियो सामने रखेगा, 710 में आता हूं, 710 में आता हूं। क्या ये सिनेरियो पैराग्राफ 12 क्या कंपैरेटिव एफएस में आ रहा है? क्या पैराग्राफ 14 आ रहा है? क्या पैराग्राफ 11 आपको दिख रहा है? बस ये चीज समझने की कोशिश करेगा, पैराग्राफ 11 क्या था? पैराग्राफ 11 क्या था? ये आयजा में एक्सप्लेन इतना ज्यादा नहीं किया है, लेकिन मैं लॉजिकली आपको समझाऊंगा तो इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। तो 2 मिनट दीजिएगा मुझे। पैराग्राफ 11 क्या था और किसका था? करस्पॉन्डिंग फिगर का पैराग्राफ। बच्चों मुझे थोड़ा सा समझाने दे, फिर आप जो पूछेंगे मैं आपको समझाऊंगा। जितना लॉजिकल पूछेंगे बताऊंगा बेटा, थोड़ा मुझे समझाने देना एक चीज। लास्ट ईयर मॉडिफाइड ओपिनियन, इसकी डायग्राम बना दो जल्दी से। सेम ऑडिटर, यस नो है? अगर आप पिछले साल के ऑडिटर थे ही नहीं और लास्ट ईयर अगर मॉडिफाइड ओपिनियन भी है
तो मुझे बता दें जल्दी से बता दें, अगर लास्ट ईयर मॉडिफाइड ओपिनियन भी है और आप पिछले साल के ऑडिटर नहीं थे, तो आप ओपिनियन और ये किसकी बात बता रहा हूं मैं, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। तो मुझे बताएं ओपिनियन कौन से साल पे देंगे आप, ओपिनियन कौन से साल पे देंगे, जल्दी से बता दें। डन हो गया है, बोथ पे दूंगा, सेम ऑडिटर नहीं है, बोथ पे दूंगा। अभी तो आपको बताया बच्चों, अगर पिछले साल का ऑडिट किसी और ऑडिटर ने किया है तो आप रिपोर्ट ऑन द करंट पीरियड एफएस करेंगे। चले छोड़ो, इसको भी दफा करें, इसको भी दफा करें, दफा करें इसको, इस तरह लेके चलते हैं। लास्ट ईयर मॉडिफाइड ओपिनियन है, क्या मैटर रिजॉल्व हो गया, यस नो, याद आ रहा है, करस्पॉन्डिंग फिगर याद आ रहा है मेरे बच्चों को, यस या नो, डन हो गया। अगर मैटर रिजॉल्व हो चुका है, अगर मैटर रिजॉल्व हो चुका है, अगर मैटर रिजॉल्व हो चुका है, तो आप कौन सा ओपिनियन देंगे, डन हो गया, डन हो गया। अच्छा, और जब मैं अनमॉडिफाइड ओपिनियन दूंगा, मैं जब अनमॉडिफाइड ओपिनियन दूंगा तो मैं 2022 पे भी दूंगा और 2021 पे भी दूंगा, प्रोवाइडेड दैट कि पिछले साल का ऑडिट भी मैंने किया। डन हो गया, प्रोवाइडेड दैट कि पिछले साल का ऑडिट भी मैंने किया। अच्छा, अगर मैटर रिजॉल्व नहीं होता तो क्या मैटर रेलिवेंट है, हाँ जी रेलिवेंट है, नहीं जी रेलिवेंट नहीं है, हाँ जी रेलिवेंट है, नहीं जी रेलिवेंट नहीं है। अगर इस साल के लिए भी रेलिवेंट है तो मुझे बता दे मैं क्या करूंगा, मुझे बता दे मैं क्या करूंगा, हाँ कंपैरेटिव के लिए मैं क्या करूंगा, जल्दी से बता दे। ये सारी चीजें बता रहा हूं, ऐसा मैं लिखी नहीं है इसलिए समझा रहा हूं। मैं क्या करूंगा, मैं 2022 को भी उड़ा दूंगा और 2021 को भी उड़ा दूंगा, हैं दोनों ओपिनियन को क्या कर दूंगा, मॉडिफाइड ओपिनियन। अगर इस साल रेलिवेंट नहीं है, अगर इस साल रेलिवेंट नहीं है अब क्या करूंगा, अगर इस साल रेलिवेंट नहीं है अब क्या करूंगा, मैं 2022 को अनमॉडिफाई करूंगा लेकिन 2021 को क्या कर दूंगा, 2021 को क्या कर दूंगा, मॉडिफाई कर दूंगा। सर कंपैरेटिव करस्पॉन्डिंग फिगर होता तो क्या करता, अगर करस्पॉन्डिंग फिगर होता तो क्या करता, मुझे इसमें चेंजेस बता दे। अगर करस्पॉन्डिंग फिगर होता तो क्या करता, अगर मैटर रिजॉल्व हो गया है तो ओपिनियन 2022 पे जाती, 2021 पे नहीं जाती। अगर मैटर रिजॉल्व नहीं होता लेकिन रेलिवेंट है तो मैं मॉडिफाई 2022 को करता, 21 को मॉडिफाई नहीं करता, ऐसा ही है। अगर रेलिवेंट नहीं है, अगर रेलिवेंट नहीं है तो मैं 2022 को क्वालिफाई करता और 2021 के ऊपर ओपिनियन नहीं देता बिकॉज करस्पॉन्डिंग फिगर है। लेकिन ये काम क्यों करता, ये काम इसलिए करता बिकॉज कंपैरेबिलिटी का मसला था। तो सर ये जो कंपैरेटिव एफएस वाली हरकत हुई है, ये जो कंपैरेटिव एफएस वाली हरकत हुई है, इसमें आपने क्यों कंपैरेबिलिटी को से मॉडिफाई नहीं करा। मेरा प्यारा बच्चा, जब 2021 को मॉडिफाई कर दिया तो इसका मतलब है कंपैरेबिलिटी को ऑलरेडी मॉडिफाई कर चुका हूं ना। क्या यहां पे बात समझ आती है बच्चों? तो अभी हम इंशाल्लाह सवाल देखेंगे तो और चीजें क्लियर हो जाएंगी, और सवाल के साथ साथ हम दोनों चीजों पे काम कर लेंगे। बस 5 मिनट में होगा, 5 मिनट में होगा। क्लियर है बच्चों? यहां पे क्या एक्सप्लेन करूं?
मोहम्मद अली का सवाल है, सर ऐसे कैसे प्रैक्टिकली हुआ कि 2021 में मॉडिफाई हुआ बट 2022 में इररेलेवेंट हो गया? ये सवाल सबके जहन में आ रहा है? ये सवाल सबके जहन में आ रहा है कि सर ऐसे कैसे हो गया, ऐसे कैसे हो गया कि 2021 में एक चीज मॉडिफाइड और 2022 में रेलेवेंट ही नहीं है? मैनेजमेंट ने रिजॉल्व नहीं किया लेकिन रेलेवेंट ही नहीं है। ये समझा दूं अगर 5 मिनट है तो? अच्छा, मटीरियल तो बहुत छोटी मोटी एग्जांपल है ना, लॉजिकली समझा दूं, लॉजिकली समझा दूं अगर 5 मिनट दे सकते हो तो। चलो सुनो फिर दुआएं देना। बैकग्राउंड समझे इसका। बैकग्राउंड ये है कि आप कौन से साल का ऑडिट कर रहे हैं? 2021 का, और 2021 में आप ऑडिट कर रहे हैं जून 30 2021 का, और कोवेनेंट क्या हो चुके हैं? कोवेनेंट ब्रीच हो चुका है। ठीक है, कोवेनेंट जब ब्रीच हुए तो मैनेजमेंट ने जुलाई 10 2021 को बैंक ने रिलैक्सेशन प्रोवाइड कर दी। रिलैक्सेशन का मतलब बैंक ने कहा मैं आपसे पैसा नहीं मांग रहा, बैंक ने कहा मैं आपसे पैसा नहीं मांग रहा। सही है। कंपनी के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स थे, कंपनी के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स थे, तो यहां पे हमारे पास अगर मैं देखूं 2021, तो मैनेजमेंट ने क्या करा? मैनेजमेंट ने करा नॉन करंट लायबिलिटी 100 रुपए और करंट लायबिलिटी 20 रुपए। सुनिएगा मेरी बात को। सही है। जहां मैनेजमेंट ने यह हरकत करी 2021 में, आप पीडब्ल्यूसी थे, आप पीडब्ल्यूसी थे और आप चिल्ला उठे, आपने कहा नहीं भाई, आप पीडब्ल्यूसी थे और आपने कहा नहीं भाई, ये तो IAS 10 के हिसाब से, ये तो IAS 10 के हिसाब से एक नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, ये तो IAS 10 के हिसाब से एक नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। सही है। अगर ईयर एंड के बाद उसने आपको रिलैक्सेशन दिए तो ये तो नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, इसका डिस्क्लोजर जाएगा, ये एडजस्ट नहीं हो सकता, ये एडजस्ट नहीं हो सकता। यहां तक बात समझ आती है? मैनेजमेंट कहती नहीं मैं तो एडजस्ट करूंगी, मैं तो नॉन करंट लायबिलिटी 100 पे दिखाऊंगी। आप कह रहे हो नहीं 100 पे नहीं आएगी। करंट लायबिलिटी कितने पे आनी चाहिए? जल्दी से बता दे, करंट लायबिलिटी कितने पे आनी चाहिए? ये मैनेजमेंट के एफएस है और ऑडिटर कह रहा है, ऑडिटर कह रहा है कि करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी कितने पे आनी चाहिए? नॉन करंट लायबिलिटी कितने पे आनी चाहिए? 0 पे आनी चाहिए। और करंट लायबिलिटी कितने पे आनी चाहिए? 120 पे आनी चाहिए। बच्चों यहां तक बात समझ आती है? ये ऑडिटर साहब कह रहे हैं, ये ऑडिटर साहब कह रहे हैं। अच्छा, चूंकि मैनेजमेंट ने आपकी बात नहीं मानी, चूंकि मैनेजमेंट ने आपकी बात नहीं मानी, तो 2021 को आपने क्या कर दिया? 2021 के ऊपर आपने कौन सा ओपिनियन दे दिया? क्वालिफाइड ओपिनियन। डन हो गया। अच्छा, आ जाए जी, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब आ गया 2022, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट है किसके? 2021 के। आ जाए जी 2022 पे, आ जाए जी 2022 पे। 2022 के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होंगे मेरे बच्चों, 2022 के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होंगे, के फाइनेंशियल स्टेटमेंट नॉन करंट लायबिलिटी कितनी आनी चाहिए? जल्दी बता दे। ₹100। क्यों? जुलाई 10 2021 में तो एडजस्ट, जुलाई 10 2021 में तो रिलैक्सेशन दे दी है ना, तब वो आपकी करंट लायबिलिटी थोड़ी है, तो आपकी नॉन करंट लायबिलिटी है। और करंट लायबिलिटी कितनी आनी चाहिए? ₹20। यही चीज जब 2022 में 2021 में आ रही थी तो आपको क्या हो रहा था? आपको एतराज हो रहा था। यही चीज 2022 में आ रही है, आपको कोई एतराज नहीं। क्यों एतराज नहीं? बिकॉज इस साल उसे रिलैक्सेशन दे दी आपको। ऐसा ही है बच्चों। क्या पिछले साल एक क्वालिफाइड ओपिनियन है?
क्या जब मैं 2022 का ऑडिट कर रहा हूं तो क्या लास्ट ईयर एक क्वालिफाइड ओपिनियन है? क्या वो इस साल रेलिवेंट है? यस या नो? क्या वो क्या वो मैटर रिजॉल्व हो गया है? क्या वो मैटर रिजॉल्व हो गया है? यस नो? सब मैटर तो अभी भी रिजॉल्व नहीं हुआ, लेकिन क्या वो इस साल के लिए रेलिवेंट है? यस नो? प्यारे बच्चों, क्या इस साल के लिए रेलिवेंट है? इस साल के लिए रेलिवेंट नहीं है। इस साल के लिए रेलिवेंट नहीं, समझ आ रहा है ये मतलब? इस साल के लिए रेलिवेंट नहीं है, लेकिन उसके बावजूद मैं 2020 को क्वालिफाई करूंगा, 2020 को 22 को क्वालिफाई करूंगा, 2022 को क्वालिफाई करूंगा। क्यों? कंपैरेबिलिटी की वजह से कि जो नॉन करंट लायबिलिटी 100 रुपए है और इसका कंपैरेटिव जो 100 रुपए है, इसका कंपैरेटिव 100 रुपए नहीं होना चाहिए था, इसका कंपैरेटिव 0 होना चाहिए था। और जो 20 रुपए की करंट लायबिलिटी है, ये कंपैरेटिव में 20 रुपए दिखाई जा रहे हैं, ये 20 रुपए नहीं होने चाहिए थे, ये 120 रुपए होने चाहिए थे। ये कंपैरेबिलिटी का मसला है, तो कंपैरेबिलिटी के बेसिस पे मैं 2022 को भी क्वालिफाई कर दूंगा। क्लियर है मेरे बच्चों? अब आप लोग फ्री हो रहे हैं ना बच्चों? अब आप लोग फ्री हो रहे हैं। ये सारी की सारी एजम्पशन इस बेसिस पे ली गई है कि ये करस्पॉन्डिंग फिगर है। ये सारी की सारी चीजें इस बेसिस पे ली गई है कि करस्पॉन्डिंग फिगर है। मैं अगर ऑरेंज से अगर सेम मैटर है और ये कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो, और अगर ये कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो, अब मैं क्या करूंगा? $2022 अनमॉडिफाइड ही होगा, और 2021 को मैं क्या कर दूंगा? 2021 को मैं क्या कर दूंगा? जब मैंने कर दिया 21 को क्वालिफाई, तो शेयरहोल्डर ने कंपेयर कर लिया ना यार, कंपैरेटिव का मसला रिजॉल्व हो चुका है। आप समझने की कोशिश करें, 2021 जब मैं करस्पॉन्डिंग फिगर पे करता हूं तो मैं पिछले साल के ओपिनियन नहीं देता, पिछले साल के ओपिनियन नहीं देता, तभी कंपैरेबिलिटी की वजह से 22 को क्वालिफाई कर रहा हूं। कंपैरेटिव एफर्ट्स में तो मेरे पास ऑप्शन है कि मैं पिछले साल पे भी ओपिनियन दे सकता हूं, मैं इस साल पे भी ओपिनियन दे सकता हूं। तो अगर एक चीज इस साल के लिए रेलिवेंट नहीं है तो आप अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे इस साल को, और पिछले साल का क्वालिफाई करते हैं। सैरिश हम सेम ऑडिटर हैं। यहां जो 21 का ऑडिटर था वो भी केपीएमजी, वो भी पीडब्ल्यूसी है, और जो 2022 का ऑडिटर है वो भी पीडब्ल्यूसी है। क्लियर हो मेरे बच्चों? अली साहब आप क्लियर है? ये सारी मेहनत आपके लिए की है बेटा। आप लोग क्लियर हो बेटा? चले आ जाए जी, कुछ सवाल देखते हैं। वॉल्यूम 2 सबके पास पड़ी हुई है ना बच्चों? सिकंदर साहब वही पढ़ा रहा हूं बेटा, वही पढ़ा रहा हूं, वही बता रहा हूं पेपर में कैसे पिक करना है। चलो जी, विंटर 2021 क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करें जी।
चले मेरे भाई, आ जाए सिकंदर साहब, चले। अब आ रही है नील साहब? हम एक काम ये कर लेते हैं ना कि जितने टॉपिक्स हमने पढ़ लिए एटलीस्ट उसके तो कुछ पास्ट पेपर्स देख लेना यार। Your firm has been appointed as the auditor of HL, a public unlisted company, for the year ending 31 December 2021. The company is in the business of textile and allied products. The previous year audit was performed by another firm of chartered accountant who expressed an unmodified opinion. HL has provided you its draft annual report, which includes the following graphical analysis regarding the profitability of its business. The audited financial statements are made part of their annual report, which will be shared to all stakeholders. Export sales represents the sales of scuba diving suits mostly to various European countries. Total asset used for the calculation of ratios related to export sale include a manufacturing plant acquired for producing scuba diving suits in October 2018 at a cost of rupees 100 million and had an expected useful life of 20 years. As at September 30, 2021, this plant is appearing in the HL's book at rupees 85 million. On inquiry with the management regarding the decline of export sales, they informed that in the third quarter of 2020, European Union withdrew the GSP plus status of Pakistan. This resulted in the cancellation of all future orders from European countries. They further informed that the plant remained idle several times in the current year due to the lack of export orders. There is a minimal demand of such product in Pakistan and some other Asian countries. The profit before tax as per the draft financial statement is rupees 200 million. सवाल की रिक्वायरमेंट है critically evaluate the issue discussed above and advise the course of action that your team should take. Discuss all the possible reporting implication if the management agree to account for as per the applicable financial reporting framework. If the management does not agree to account for the applicable financial reporting. तो आपके पास 16 नंबर का सवाल है प्यारे बच्चों, बल्कि नहीं 24 नंबर का सवाल है। अच्छा, अब मसला क्या है? मसला ये है, आप कौन से साल का ऑडिट कर रहे हैं? आप 30 सितंबर 2021 का ऑडिट कर रहे हैं। ऐसा ही है भाई, आप 30 सितंबर 2021 का ऑडिट कर रहे हैं। इसकी बुक में जो प्लांट आ रहा है वो 85 मिलियन का आ रहा है। सॉरी, आप 31 दिसंबर 2021 का ऑडिट कर रहे हैं, सही है? आप 31 दिसंबर का ऑडिट कर रहे हैं। ऑन inquiry with the management regarding the decline of export sales, they informed that in the third quarter of 2020, सही है? थर्ड क्वार्टर ऑफ 2020 कौन सा हो गया? सितंबर 2020 में यूरोपियन यूनियन ने जीएसपी का स्टेटस विड्रॉ कर लिया था पाकिस्तान का, जिसकी वजह से सारे हमारे ऑर्डर कैंसिल हो गए और इसकी वजह से हमारा प्लांट आइडल रहा इस साल आइडल रहा, और जिसकी वजह से हमारे एक्सपोर्ट ऑर्डर्स वगैरह भी नहीं हो रहे थे। अब 30 सितंबर 2022 को पिछले साल क्वार्टर में ये हरकत हुई थी, लेकिन इस साल 2021 में आपका प्लांट आइडल रहा। क्या प्लांट के ऊपर कोई इंपेयरमेंट रिकॉर्ड हुई है? सर, प्लांट के ऊपर कोई भी इंपेयरमेंट रिकॉर्ड नहीं हुई। क्यों रिकॉर्ड नहीं हुई? बिकॉज प्लांट खरीदा गया था कितने साल का, कितने रुपए का? 100 मिलियन का। इसकी कितनी यूजफुल लाइफ है? 20 साल है। तो एक साल का डेप्रिसिएशन कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चों? एक साल का डेप्रिसिएशन कितना आएगा? 5 मिलियन आएगा। तो एक साल मेरा 2019, एक साल मेरा 2020 और एक साल मेरा 2021। तो 3 साल की डेप्रिसिएशन कितनी हो गई? 3 साल की डेप्रिसिएशन कितनी हो गई? 15 मिलियन हो गई। और कैरिंग वैल्यू भी कितनी आ रही है? कितने पे कैरी हो रहा है? ये 85 मिलियन पे कैरी हो रहा है। इसका मतलब है ना पिछले साल ना इस साल कोई इंपेयरमेंट रिकॉर्ड की गई, ना पिछले साल ना इस साल कोई इंपेयरमेंट रिकॉर्ड की गई। अब जब कोई इंपेयरमेंट रिकॉर्ड ही नहीं हुई तो आपने कहा ओ हो इस साल तो प्लांट यूज ही नहीं हुआ, प्लांट तो इस साल यूज नहीं हुआ। तो आ जाए जी क्रिटिकली इवैल्यूएट द इशू, आ जाए पीपी की इंपेयरमेंट लिखते हैं, पीपी की इंपेयरमेंट लिखते हैं और पीपी के और एडवाइस द कोर्स ऑफ एक्शन में पीपी की इंपेयरमेंट के प्रोसीजर्स बताते हैं। और अगर मैनेजमेंट एग्री कर जाती है तो अनमॉडिफाइड ओपिनियन प्लस कैम दे देते हैं, और अगर मैनेजमेंट नहीं करती तो फिर हम क्या कहते हैं, क्वालिफाइड या एडवर्स ओपिनियन दे देते हैं। प्यारे बच्चों, ये जो 24 नंबर का सवाल है, ये 24 नंबर का सवाल है,
खुदा की कसम सिर्फ एक वर्ड की वजह से इसका आंसर आयजा 710 में गया है। इस पूरे सवाल में कोई 100 वर्ड्स होंगे, इस पूरे सवाल में कोई 100 वर्ड्स होंगे, लेकिन एक वर्ड की वजह से हमारे ऊपर आयजा 710 एप्लीकेबल हो गया। और आयजा 710 एप्लीकेबल किस वर्ड की वजह से हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ इस वर्ड की वजह से हो रहा है, दे इन्फॉर्म दैट, लास्ट का भी वर्ड नहीं लिखा हुआ, नहीं लास्ट भी नहीं लिखा हुआ, थर्ड क्वार्टर ऑफ 2020, थर्ड क्वार्टर ऑफ 2020। इसका मतलब है इंपेयरमेंट रिकॉर्ड कौन से साल होनी चाहिए थी? इंपेयरमेंट रिकॉर्ड कौन से साल होनी चाहिए थी? 2020 में इंपेयरमेंट रिकॉर्ड होनी चाहिए थी। लेकिन एक मैनेजमेंट ने, लेकिन पिछले साल के ऑडिटर ने कौन सा ओपिनियन दिया हुआ है? अनमॉडिफाइड ओपिनियन दिया हुआ है। पिछले साल के ऑडिटर ने अनमॉडिफाइड ओपिनियन दिया हुआ है। प्यारे बच्चों, आप फौरन से गए 710 में। 710 में दो ऑप्शन है, करस्पॉन्डिंग भी है, कंपैरेटिव भी है। मैं करस्पॉन्डिंग में जाता हूं, क्यों? बिकॉज ये वाला जो मैटर है, ये कंपैरेटिव एफएस में इतना डिटेल में डिस्कस नहीं हुआ। सॉरी, ये वाला जो मैटर है, मिस स्टेटमेंट इन द प्रायर पीरियड एफएस एंड अनमॉडिफाइड ओपिनियन, क्या यहां तक दिख सकता है? ये दिख रहा है सबको? तो मेरे ऊपर कौन सा सिनेरियो अप्लाई हो जाएगा? मिस स्टेटमेंट इन द प्रायर पीरियड एफएस एंड द अनमॉडिफाइड ओपिनियन इन द प्रायर पीरियड। सही है, लेकिन सर मसला ये है कि एग्जैक्टली सेम चीज तो कंपैरेटिव एफएस में भी लिखी हुई है। एग्जैक्टली सेम चीज तो कंपैरेटिव एफएस में भी लिखी हुई है। एग्जैक्टली सेम चीज कहां लिखी हुई है? ये चीज कंपैरेटिव एफएस में भी लिखी हुई थी। याद आ रहा है बच्चों? मटेरियल मिस स्टेटमेंट इन द प्रायर पीरियड एफएस एंड द अनक्वालिफाइड ओपिनियन बाय द अनदर ऑडिटर। सर अब मैं पेपर में क्या लिखूं? मैं करस्पॉन्डिंग फिगर लिखूं या कंपैरेटिव एफएस लिखूं? पाकिस्तान की वजह से बिल्कुल नहीं, आप आयजा के हिसाब से ऑडिट करें, पाकिस्तान का जिक्र बिल्कुल ना करें, किसी से भी लिख दे। सर मेरी एक बात बताएं, मुझे एक बात समझाने की कोशिश करें। कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन दो किस्म की है, करस्पॉन्डिंग फिगर और कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। करस्पॉन्डिंग फिगर पे ओपिनियन कौन से साल पे आती है और कंपैरेटिव एफएस में ओपिनियन कौन से साल पे आती है? सर लेकिन इसकी एक एक्सेप्शन है कि लास्ट ईयर सर अगर लास्ट ईयर कोई और ऑडिटर होगा तो अगर कंपैरेटिव एफएस भी होंगे तो आप ओपिनियन किसके ऊपर देंगे? मेरा बच्चा आप, तो इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। पेपर में मुझे फर्क ही नहीं पहनता यार इसका। तो मेरे लिए तो डिसीजन मेकिंग के लिए इररेलेवेंट है, बिकॉज 710 आपको कोर्स ऑफ एक्शन नहीं सिखाता। 710 तो आपको बताता है कि ओपिनियन पे क्या इंपैक्ट होगा, पिछला साल। देखिए 510 क्या कहता है और 710 क्या कहता है? 510 कहता है कि ओपनिंग बैलेंस के ऊपर सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेना है, और 710 आपसे सिर्फ इतना कहता है कि ओपनिंग बैलेंस के ऊपर क्या ओपिनियन देनी है। ये तो फर्क है यार। तो 510 चूंकि 500 की सीरीज है और 500 की सीरीज ऑडिट एविडेंस की सीरीज है, तो आप सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस की बात करता है। 700 की सीरीज चूंकि रिपोर्ट और ओपिनियन की सीरीज है, तो वो पिछले साल की ओपिनियन की बात करता है। इस साल की ओपिनियन 700 है, इस साल की ओपिनियन 701 है, इस साल की ओपिनियन 705 है, इस साल की ओपिनियन 706 है, पिछले साल की ओपिनियन 710 है। क्या यहां तक बात समझ आती है मेरे बच्चों? सेकंड चीज अगर मैं सवाल देखूं तो सवाल ये क्लियर हो गया प्यारे बच्चों, ये क्लियर हो गया मैं। तो इसका मतलब है सवाल इतना ट्रिकी है कि एक वर्ड की वजह से भी आपका आंसर ऊपर नीचे हो सकता है। अच्छा ये इसमें मसला है कि इसको वापस से हमें नीचे जाना पड़ेगा। हाँ जी क्लियर हो प्यारे बच्चों? तो अगर मैनेजमेंट एग्री कर जाती है तो क्रिटिकली इवेल्युएट द इशू डिस्कस अबव एंड एडवाइज द कोर्स ऑफ एक्शन। तो मैं क्या कहूंगा,
मैं कहूंगा मटेरियल मिस स्टेटमेंट किस साल से पर्टेन करती है, लास्ट ईयर से पर्टेन करती है। क्यों लास्ट ईयर से पर्टेन करती है वो एक्सप्लेन करूंगा, और उसके बाद मैं कहूंगा मेरा कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा। मेरा कोर्स ऑफ एक्शन ये होगा कि मैं मैनेजमेंट को कहूंगा कि आप उसको या तो आप पिछले साल की ऑडिट रिपोर्ट वापस से रीइश्यू कराएं या आप उसको रीस्टेट करें, सही है, और मैं उस रीस्टेटमेंट के ऊपर प्रोसीजर्स वगैरह परफॉर्म कर लूंगा। अगर मैनेजमेंट और इसमें बहुत सी चीजें इंपॉर्टेंट होंगी, बहुत सी चीजें इंपॉर्टेंट होंगी। अगर मैनेजमेंट ऐसा कर लेती है तो आप 2022 की ओपिनियन अनमॉडिफाइड देंगे, आप 2022 की ओपिनियन, और जो रीस्टेटमेंट हो रही है इसके ऊपर आप इन्फोसिस और मेटा पैराग्राफ दे सकते हैं। लेकिन अगर मैनेजमेंट ऐसा नहीं करती तो आप 2022 की ओपिनियन को मॉडिफाई कर देंगे, और बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन में आप 22 का जिक्र भी करेंगे और 21 का जिक्र भी करेंगे। क्या यहां तक बात समझ आती है? और चूंकि पिछले साल का ऑडिट किसी और ने किया था तो इस मैटर को आप अदर मैटर पैराग्राफ में भी बताएंगे। और ये जो आपको दिया हुआ है एनुअल रिपोर्ट, तो इसका मतलब है फाइनेंशियल स्टेटमेंट अदर इंफॉर्मेशन के साथ कंसिस्टेंट नहीं होंगे। जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट अदर इंफॉर्मेशन कंसिस्टेंट, तो अदर इंफॉर्मेशन का जो आपके पास रिपोर्ट में सेक्शन आता है, उसके ऊपर भी आप इंपैक्ट बताएंगे। आप बता देंगे कि जी एक मटेरियल मिस स्टेटमेंट एग्जिस्ट करती है। तो इसका आंसर अगर आप वॉल्यूम 2 देखेंगे तो मैंने स्टूडेंट कॉर्नर में लिख भी दिया, वन ऑफ द की टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन इज टू पिक द आइजा जीपीएस प्लस स्टेटस लॉस्ट इन द लास्ट ईयर, therefore impairment should be recorded in the last year on which the previous auditor expressed the unmodified opinion। तो आंसर में आपको इवैल्यूएशन भी मिल जाएगा, आंसर में आपको कोर्स ऑफ एक्शन भी मिल जाएगा, आंसर में आपको 710 के हिसाब से भी आंसर मिल जाएगा, आंसर में आपको पॉसिबल रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशंस भी मिल जाएंगी, ये सारे सिनेरियो मिल जाएंगे, और आंसर में आपको अदर इंफॉर्मेशन भी मिल जाएगा। ये आंसर मेरे बनाए हुए हैं, ये आईकेएफ का आंसर नहीं है, एक आंसर बड़ा स्ट्रक्चर्ड वे में बनाया गया। आयशा अभी तो बताइए, आप चाहे करेस्पॉन्डिंग फिगर से लिखे या कंपैरेटिव एफएस से लिखे, आंसर में कोई फर्क नहीं है ना। ये आपके सामने इवैल्यूएशन लिखा हुआ है। चलिए जी आ जाएं, विंटर 21 का एक और सवाल देखते हैं। जो थका दिया तुम लोगों ने।
अच्छा जी, चले आ जाए बच्चों, मुझे सवाल पढ़े, ये सवाल पढ़े और बस मुझे 2 सेकंड दे, मैं बस पानी पी लूं। ये सवाल पढ़े। विंटर 2021 क्वेश्चन नंबर 4। पढ़ लूं मैं आपके साथ सवाल। Your firm is the external auditor of AL for the year ended 30 September 2021. AL is in the fishing business and it operates various fishing trawlers. On 1st November 2020, new fishing license worth rupees 10 million was given to AL by the government at a nominal amount of rupees 1 lakh for a period of 4 years in a consideration of the following conditions. AL should help fisheries department in protecting the endangered marine species. AL should not hunt and catch any of the endangered marine species. AL should educate other fishermen in adopting the practice which would help in preservation of the endangered marine species. On receipt of license, the company recorded it at the fair value of rupees 10 million. Your audit team had performed various audit procedures and obtained management representation to ascertain that the condition for the grant of the license have been met. After completing the audit fieldwork, you have provided an initial draft report. After issuance of the initial audit report, a media report has surfaced which indicates that some employee of the AL are involved in selling an endangered marine species caught by the company's trawlers in the fish market. Evaluate the above matter and discuss your firm's course of action. Also briefly mention the related reporting implication. कितने नंबर का सवाल है ये? 17 नंबर का सवाल है प्यारे बच्चों। देखें मसला क्या हुआ, इस पूरे सवाल में जो घटिया हरकत आई कि अपने करी, वो क्या करी, वो आफ्टर द इश्यूएंस ऑफ इनिशियल ऑडिट रिपोर्ट, सही है। और बच्चा फौरन से कहाँ गया, बच्चा फौरन से चला गया आइजा 560 की तरफ, और आइजा 560 की तरफ गया तो आइजा 560 पूरा लिखना स्टार्ट कर दिया, पूरा का पूरा आइजा 560 लिखना स्टार्ट कर दिया। लेकिन मसला ये था कि ये जो है इनिशियल ऑडिट रिपोर्ट तो मैंने यहाँ पे प्रोवाइड की होगी, इनिशियल ऑडिट रिपोर्ट तो मैंने यहाँ पे प्रोवाइड की होगी। मैं इनिशियल ऑडिट रिपोर्ट करवाता हूँ, फिर उसके बाद ऑडिट रिपोर्ट साइन करता हूँ ना। इनिशियल पे डेट थोड़ी आ रही होती है, इनिशियल ऑडिट रिपोर्ट का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, सही है। मैं यूके में ऑडिट करता था, वहां तो डायरेक्ट साइन होती थी रिपोर्ट, इनिशियल का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता था। तो ये डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, तो इसका मतलब है आप तो सब्सिक्वेंट इवेंट आपको आइडेंटिफाई हो गया है, तो आप ये वाले मैटर क्यों लिखेंगे, ये वाले मैटर, यार ऑडिट रिपोर्ट इश्यू थोड़ी हुई है, ये तो इनिशियल रिपोर्ट है। तो इसका मतलब है बच्चों, इनिशियल मतलब साइन नहीं होता। आप लोग फॉर्म में कैसी बातें कर रहे हैं? तो इसका मतलब ये है प्यारे बच्चों, इसमें मसला क्या है, इस सवाल में इश्यू क्या है, सुनिएगा मेरी बात को। सवाल में सबसे बड़ा मसला ये है कि क्या किसी लॉज एंड रेगुलेशन की नॉन कंप्लायंस हुई है। सर ये जो सर सवाल में लिखा हुआ तो कहीं नहीं है, तो प्यारे बच्चों जो फिशरीज वगैरह होती है इसके ऊपर एनवायरमेंटल लॉज एंड रेगुलेशन नहीं होते क्या, इसमें एनवायरमेंटल लॉज एंड रेगुलेशन नहीं होते क्या? तो बिल्कुल होते हैं। तो इसका मतलब है कि आइजा 250 ट्रिगर कर गया, और जब आइजा 250 ट्रिगर करा तो क्या आइजा 250 के प्लानिंग वाले प्रोसीजर लिखूं? बच्चों चले मैंने आपको पढ़ाया 250 के प्लानिंग वाले प्रोसीजर लिखूं?
क्या 250 के परफॉर्मेंस वाले कि नॉन कंप्लायंस को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, तो मैं करस्पॉन्डेंस फाइल ये वाले क्वेश्चन लिखूं? सर नॉन कंप्लायंस आइडेंटिफाई हो चुकी है, नॉन कंप्लायंस आइडेंटिफाई हो चुकी है। नॉन कंप्लायंस, जब नॉन कंप्लायंस आइडेंटिफाई हो गई है तो मैं लॉज एंड रेगुलेशन की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करूंगा, मैं इवैल्यूएट करूंगा इसके इंपैक्ट को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, मैं मैनेजमेंट और दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस से क्या करूंगा, डिस्कस करूंगा। ये सुनिएगा मेरी बात को, मैनेजमेंट और दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस से क्या डिस्कस करूंगा। अब ये जब मैंने ISO 250 की चीजें लिखी, सर सवाल तो 17 नंबर का है, सवाल तो 17 नंबर का है। नहीं प्यारे बच्चे, 17 नंबर का सवाल नहीं है, ये आप समझने की कोशिश करें। ये जो इवैल्यूएट द इंपैक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ये बड़ी खतरनाक लाइन है, ये बड़ी खतरनाक लाइन है। इसके ऊपर मेरा सबसे पहली चीज, मेरा जो इंटेंजिबल एसेट है वो उड़ जाएगा, इंटेंजिबल एसेट मेरा उड़ जाएगा, सही है। दूसरा, मेरे ऊपर पेनल्टी लग सकती है। तीसरा, मेरा अगर लाइसेंस ही टर्मिनेट हो जाएगा और मैं समंदर ही नहीं जा सकूंगा तो मैं मछली कैसे पकड़ूंगा? जब मछली नहीं पकड़ सकूंगा तो मेरा तो बिजनेस ही ये था। प्यारे बच्चों, क्या क्रिएट हो जाएगा? गोइंग कंसर्न इवैल्यूएशन, ये मैं इवैल्यूएशन कर रहा हूं, सही है, ये इवैल्यूएशन है। फिर इसी के आगे इंशाल्लाह, इसी के आगे इसके कोर्स ऑफ एक्शन है, फिर इसी के आगे इसकी रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन है कि अगर मैनेजमेंट इंटेंजिबल एसेट, तो मैं कहूंगा इंटेंजिबल एसेट की इंपेयरमेंट के प्रोसीजर्स परफॉर्म करूंगा, जिसके लिए मैं क्या कर सकता हूं, करस्पॉन्डेंस फाइल इंस्पेक्ट कर सकता हूं, ये सारे काम कर सकता हूं। अगर मैनेजमेंट रिकॉर्ड नहीं करेगी तो क्वालिफाइड या एडवर्स। पेनल्टी है, अगर पेनल्टी कोई लगी है, मैनेजमेंट इसको रिकॉर्ड नहीं करती तो मैं क्वालिफाइड या एडवर्स। और गोइंग कंसर्न की जितनी भी रिपोर्टिंग इंप्लीकेशन आपको पढ़ाई थी, सारी की सारी यहाँ पे आ जाएगी प्यारे बच्चों। क्लियर हम सारे यहाँ पे? सेकंड चीज प्यारे बच्चों सुनिएगा मेरी बात को। सेकंड चीज, अगर आपको लगता है कि यार ये तो मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी पे डाउट क्रिएट हो रहा है कि यार मतलब आप सोचना, अगर इस तरह की हरकत करी, लाइसेंस लिया हुआ है, पैसे लिए हुए और ऐसी हरकतें कर रही है और मछलियां भी पकड़ रही है और मार भी रही है और ये सब कर रही है, तो मैनेजमेंट इवैल्यूएशन में मैं कहूंगा कि भाई ISO 240 मेरे पास एप्लीकेबल हो चुका है और इसकी रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन क्या होगी, मैं विड्रॉ करूंगा। मेरी एक बात समझने की कोशिश करिएगा, सवाल में एक और चीज रेलिवेंट है। आपको ऑडिट एविडेंस मिला है कि नॉन कंप्लायंस हुई है, आपको मैनेजमेंट ने रिटन रिप्रेजेंटेशन दी है कि हम कंप्लायंट है। प्यारे बच्चों, देयर इज एन इनकंसिस्टेंसी बिटवीन ऑडिट एविडेंस एंड रिटन रिप्रेजेंटेशन, देयर इज एन इनकंसिस्टेंसी बिटवीन ऑडिट एविडेंस एंड रिटन रिप्रेजेंटेशन। तो इसमें ISO 580 का आंसर भी एप्लीकेबल हो जाएगा। बच्चों को यहां तक बात समझ आती है? तो इस आंसर को मैं लेके कैसे चला हूं थोड़ा देखिएगा, बड़ी खूबसूरती से लेके चला हूं इस आंसर को मैं। The question was easy, but the most difficult thing was to pick the standard. In this question, ISO 250 is applicable. मैं वो भी समझा देता हूं, उसको भी समझा देता हूं। And understanding of the nature of the act and the circumstances in which it has occurred, ये मैंने कॉपी करा। कहां से कॉपी करा? ISO से कॉपी करा। Further information to evaluate the possible effect, ये जो एक पॉइंट मैंने कॉपी करा है, लेकिन असल 17 में से 10 मार्क्स मैंने ये लिए हैं। असल 17 मैंने कहा पॉसिबल इफेक्ट क्या हो सकता है, गोइंग कंसर्न का इश्यू हो सकता है। क्यों इश्यू हो सकता है? बिकॉज लाइसेंस टर्मिनेट हो सकता है। तो कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा? मैं गोइंग कंसर्न के प्रोसीजर जो मैंने आपको पढ़ा है, याद आया? गोइंग कंसर्न के प्रोसीजर याद है? ये जनरल प्रोसीजर, ये जनरल प्रोसीजर, ये जनरल प्रोसीजर, और जो मेरा इवेंट और कंडीशन है उससे रिलेटेड एक स्पेसिफिक प्रोसीजर, करस्पॉन्डेंस विद द एनवायरमेंटल रेगुलेटरी ISO 570 में दिया हुआ था। करस्पॉन्डेंस विद द एनवायरमेंटल रेगुलेटरी ISO 570 में दिया हुआ था? नहीं, लेकिन सर चूंकि ये इवेंट और कंडीशन है इसकी वजह से तो इसका एक स्पेसिफिक प्रोसीजर लिख दे। जबरदस्त। रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन ISO 570 से मैंने कॉपी कर ली। रिवर्सल ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट एंड द एसेट एंड द रिकॉग्निशन ऑफ द फाइनेंशियल लायबिलिटी, सही है। तो मेरे प्रोसेस क्या होंगे, मेरे प्रोसीजर्स ये होंगे और ये मेरी रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन होगी। तीसरी चीज पेनल्टी बाय द, तो पेनल्टी लगी है कि नहीं लगी कैसे पता चलेगा? मैं लॉज एंड रेगुलेशन देखूंगा, मैं करस्पॉन्डेंस फाइल इंस्पेक्ट करूंगा उसके बेसिस पे। क्या यहां तक बात समझ आती है प्यारे बच्चों? क्या रिवाइज होगा?
अब्दुल बासी तो IS-20 है ना, ये तो IS-20 है प्यारे बच्चों। IS-20 समझना है, FR1 में पढ़ते हैं। अगर आप कहते हैं मैं समझा देता हूं आपको। द न्यू, मैं समझा देता हूं। अ न्यू फिशिंग लाइसेंस वर्थ ₹10 million was given to AL by the government। गवर्नमेंट ने दिया है आपको, सही है। एट अ नॉमिनल अमाउंट ऑफ 1 लाख, एट अ नॉमिनल अमाउंट ऑफ 1 लाख। तो IS-20 आपसे कहता है आप दो काम करने हैं, या तो इनिशियली जितने आपने पे करे उस पर रिकॉर्ड करना है, या जो उसकी फेयर वैल्यू उस पर रिकॉर्ड करना है। ये बात समझ आती है? ये आपको क्या मिला है? ये आपको IS-20 के हिसाब से मिला है, ये गवर्नमेंट ग्रांट है। जो गवर्नमेंट ग्रांट आपको मिली है तो उसके ऊपर क्या है? गवर्नमेंट ग्रांट के ऊपर क्या लगी हुई है? कंडीशन लगी हुई है। कितने साल के लिए दी है? 4 साल के लिए दी है। कितने साल? तो इसका मतलब है हर साल आप इनकम लेके जाएंगे। कितने की? आप इनकम लेके जाएंगे कितने की? 1 लाख माइनस होगा, 1 लाख माइनस होगा, लेकिन मैं समझाने के लिए 2.5 मिलियन, सही है। हर साल इनकम भी कितनी जाएगी? 2.5। हर साल इंटेंजिबल एसेट की एमोर्टाइजेशन भी कितनी जाएगी? 2.5। 4 साल में एमोर्टाइज करूंगा ना। 2.475 है क्या कहते हैं इमरान खान, लेकिन अभी समझने के लिए इस 1 लाख रुपए को दफा करें, सही था क्या? आसानी के लिए। डन हो गया बच्चों? तो ये मैचिंग कॉन्सेप्ट हो जाएगा, इनकम और एक्सपेंस मेरा बिल्कुल अलाइंड हो जाएगा। लेकिन अगर कल को आपने इस कंडीशन, चूंकि गवर्नमेंट ग्रांट कंडीशन के बेसिस पर, कंडीशन से अगर आपने नॉन कंप्लाई कर लिया तो क्या आपको ये ग्रांट मिलेगी? ये आपको पैसे किसको रिटर्न करने पड़ेंगे? ये गवर्नमेंट आपसे इंटेंजिबल एसेट ले लेगी, आपसे लाइसेंस, मतलब कुछ फिजिकली आके वेयर हाउस से कोई चीज थोड़ी उठाएगी, आपका लाइसेंस टर्मिनेट कर देगी। जब आपके पास लाइसेंस ही नहीं रहेगा तो क्या इंटेंजिबल एसेट रहना चाहिए? जब इंटेंजिबल एसेट ही नहीं होगा तो उससे रिलेटेड जो इनकम खाई हुई है वो रहनी चाहिए। बस ये बताओ, ये तो FR1 के टॉपिक है यार, क्या हो गया? तो FR1 में हम गवर्नमेंट ग्रांट पढ़ते हैं ना, इसको लेके क्यों अपना आइजा का आंसर खराब करता है? आदिल साहब प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने जा रहे हैं, और ये कैसे कह सकते हैं कि मुझे पेपर में गवर्नमेंट ग्रांट समझ में नहीं आता? डन हो गया मेरे बच्चों? अच्छा, अब मेरी बात गौर से सुने, मुझे क्लियर है सारे? मंडे से मंडे या इंशाल्लाह ट्यूसडे से हम इंशाल्लाह मजीद, जो मैंने आपसे वादा किया था कि मैंने आपको मजीद प्रैक्टिस करानी है। अगर आप मेरे रेगुलर बैच के स्टूडेंट्स हैं तो हम सारे पास्ट पेपर्स कर चुके हैं, सही है। हम इसके अलावा ACC के सवाल भी देख चुके हैं, हम MSA 1 के सवाल भी देख चुके हैं। जितने भी IFRS है उसमें क्या क्या सवाल आ सकते हैं उनको भी देख चुके हैं। लेकिन इंशाल्लाह चूंकि अगर आपने मजीद प्रैक्टिस करनी है तो मंडे से इंशाल्लाह मजीद प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे, और हर दिन इंशाल्लाह एक छोटा सा आइजा रिवाइज भी कर लेंगे और कुछ मजीद प्रैक्टिस भी कर लेंगे। डन हो गया? लाइक फॉर एग्जांपल आइजा 600 में बच्चे को बड़ा मसला होता है तो एक दिन आइजा 600 को पकड़ लेंगे, क्विकली रिवाइज करेंगे और 3-4 सवाल कर लेंगे। डन हो गया प्यारे बच्चों? ये रोज होगा आधा पौना घंटा।
मैं आपको सवाल पहले दे दूंगा प्यारे बच्चों, सही है। ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा यार, तो उसमें सारी चीजें आ जाएंगी बच्चों। मुझे नहीं पता कौन कौन सा बच्चा है, रेगुलर का बच्चा है, कहाँ का बच्चा है, लेकिन आप ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। पीडीएफ इंशाल्लाह मैं शेयर कर दूंगा। हमारा सब ये मेरा वादा है। लॉ भी मंडे से प्यारे बच्चों, सीफेप 2 और सीफेप 6 दोनों मंडे से इंशाल्लाह। कल मेरा लॉ का वर्कशॉप था, आज सीफेप 6 है, कल एमएसए 1 का है, फिर मंडे से इंशाल्लाह फिर आप और रिवीजन करेंगे। बच्चों कुछ फायदा हुआ आपको? मैंने कोशिश करी कि जितना मैक्सिमम पढ़ा सकता हूं पढ़ा दूं आप लोगों को। ये इंशाल्लाह सिलसिला चलता रहेगा, सही है। चले बच्चों, जज़ाकल्लाह, बस दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होती है मंडे से फिर, ठीक है। और कोई भी हेल्प चाहिए हो प्लीज बताइएगा। हैंडआउट में इंशाल्लाह आजकल मैं शेयर कर दूंगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक भी शेयर हो जाएंगे, पहले पढ़ते ले सारा आप यार। इंपॉर्टेंट टॉपिक भी शेयर हो जाएंगे। अपना बेहद ख्याल रखिएगा मेरे बच्चों, परेशान ना होइएगा, हौसला रखिएगा, टाइम है अभी। बस दुआ में याद रखिएगा बच्चों। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच।